साल 1952। इलाका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव श्री गंगानगर, जहां आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता रहता था और बॉर्डर के पास कोई भी सेफ नहीं था। तभी गांव में रहने वाले एक पति पत्नी का एक बालक हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाइयां देख देख के ही बड़ा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम रविंद्र रखा, रविंद्र कौशिक। लोकल स्कूल पास करने के बाद उसने एसडी बिहानी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां वो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता था। सभी टीचर्स का फेवरेट होने के साथ साथ उसका ड्रामा और मिमिक्री में भी रुझान पड़ने लगा। कुछ कॉलेज प्लेज में हिस्सा लेने के बाद 21 साल की उम्र में उसने अपना सबसे पहला बड़ा प्ले किया, वो भी लखनऊ में आयोजित होने वाले नेशनल थिएटर फेस्टिवल में। उस प्ले में इस 21 साल के लड़के ने एक बड़ा आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया, जिसके पास काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को किसी भी कीमत पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और शायद इसी प्ले के बाद से उसे भारत के लिए कुछ करने का जोश चढ़ा, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया याद रखे और कुछ ऐसा जो वो अपने देश भारत को अर्पित कर सके। साल 1973 में अपनी बीकॉम डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसने अपने घर वालों से कहा कि वो नौकरी की तलाश में दिल्ली जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और वो पैसा पाकर अपने घर वालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करना चाहता है। माँ बाप अपनी संतान को इतनी दूर भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो भी क्या करते। घर में पैसे की कमी थी और बेटे के सपने भी पूरे करने थे। लेकिन यहाँ रविंद्र ने अपने घर वालों से झूठ बोला। वो असल में दिल्ली अपनी 2 साल की रॉ ट्रेनिंग पूरी करने जा रहा था। उस प्ले के बाद से ही उसने फैसला कर लिया था कि अब तो वो रॉ ही ज्वाइन करेगा, और इसीलिए रॉ के साथ होने वाली 2 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुंचा। अब रॉ में भी उस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के खिलाफ जंग करनी सिखाई जाती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था पाकिस्तान। हालांकि छोटे गांव में रहते रहते रविंद्र को पंजाबी तो काफ़ी अच्छे से आती थी, लेकिन रॉ के ऑफिशियल्स ने समय की डिमांड को देखते हुए रविंद्र को उर्दू भी सिखाई और साथ ही इस्लामिक स्कल्पचर से रूबरू कराया। पाकिस्तान के नक्शे और आकार के बारे में उसे ऐसी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर वो खुद हैरान रह गया। उसके कुछ समय बाद उसने अपना सर्कमसिजन भी कराया, ताकि वो बिल्कुल मुस्लिम लोगों जैसा हूबहू बन सके। बस फिर अब क्या था। 2 साल कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद रविंद्र साल 1975 में निकल पड़ा पाकिस्तान, जहां उसने अपना नाम इस्लामिक रेजिडेंसी में नामी अहमद शकीर के नाम से दर्ज कराया और उस समय की पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी डिग्री कंप्लीट की। वो इस्लामाबाद में रहता था और एलएलबी पूरी करने के बाद उसने पाकिस्तान आर्मी के इम्तिहान दिए और वहाँ मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर काम करने लगा। उसका काम काफ़ी अच्छा था और सब उसकी बेहद तारीफ करते थे। वो इतनी होशियारी से सब काम करता था कि किसी को उसकी आइडेंटिटी पर ज़रा भी शक नहीं होता था, और साथ ही अब वो अच्छे से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को समझ पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का मिलिट्री डिपार्टमेंट ही भारत पर सबसे ज़्यादा वार करता था। इसीलिए अब रविंद्र बड़ी चालाकी से सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करता था। उसका काम इतना साफ और अच्छा था कि कुछ समय बाद उसे कमीशंस ऑफिसर की पोस्ट से प्रमोशन भी मिली और उसे मिलिट्री डिपार्टमेंट में ही मेजर बना दिया गया। एक ऐसी पोस्ट जो पाकिस्तान के नेटिव लोगों के लिए भी पाना उस समय पर काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। अब जब भी पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ कोई युद्ध प्लान करते, तो रविंद्र पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन भारत तक पहुंचा देता और वहां सबको सतर्क कर देता था। उसने साल 1979 से लेकर 1983 तक यूं ही कई बड़े युद्धों में भारत को बचाया और देश की सेवा की। वहीं आर्मी यूनिट में एक टेलर की बेटी भी थी जिसकी नाम अमानत थी। रविंद्र ने अमानत से निकाह भी किया। कहा जाता है कि अमानत को रविंद्र की असली आइडेंटिटी के बारे में सब पता था, हालांकि इसका एविडेंस किसी के पास भी नहीं है। उन दोनों को एक संतान भी हुई, जिसे रविंद्र अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। साल 1983 में भारत के ऑफिशियल्स को ऐसा लगा जैसे रविंद्र पर काम का थोड़ा ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और कुछ दिनों के लिए किसी और को भी उसकी मदद के लिए वहां भेजना चाहिए। तब भारत से इनायत मसीहा नाम के एक रॉ ऑफिसर को पाकिस्तान भेजा गया।
लेकिन अफसोस वो पकड़ा गया और इंटेरोगेशन के दौरान उसने डर कर रविंद्र के बारे में पाकिस्तानी ऑफिसर्स को सब बता दिया और रविंद्र की 8 साल की मेहनत और आइडेंटिटी पर पानी फिर गया। इसके बाद रविंद्र को बंदी बना लिया गया और पूरे 2 सालों तक उसे इंटेरोगेशन सेंटर में रखा गया और रोज उसे जानकारी के लिए टॉर्चर किया जाता था। उसका जीवन अब नर्क बन चुका था, लेकिन तब भी उसने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को नहीं दी। साल 1985 में रविंद्र का केस पाकिस्तानी कोर्ट में जा पहुंचा। कई कार्रवाइयों और तारीखों के बाद जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फिर बाद में उस सजा को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान उसने कई जेलों में भी डाला गया, जहां उसे रोज टॉर्चर किया जाता था और बाकी कैदियों के मुकाबले काफी बुरा ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन तब भी वहां उसने नेटवर्क्स बनाए और अपने परिवार को कई खत लिखता था, और इन सब चिट्ठियों में वो सब कुछ बयां करता था जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उसके साथ करते थे। इसके बाद साल 2001 में उसे दिल की बीमारी और ट्यूबरकुलोसिस हो गया और उसे इलाज भी नहीं मिला। लेकिन तब भी वो रोज अपने घर वालों को चिट्ठी लिखता। मरने के कुछ दिन पहले आए खत में उसने लिखा था, अगर मैं अंग्रेज होता तो मुझे इस जेल से 3 दिन में रिहा कर दिया जाता। नवंबर के महीने में उसने अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद उसे न्यू सेंट्रल मुल्तान जेल में दफन कर दिया गया। रविंद्र के घर वालों ने बताया, उसके आखिरी खत में उसने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? इसके बाद रविंद्र के घरवालों को उसकी मौत के बारे में खत के जरिए बताया गया, जब उन्होंने अपने बेटे के लिए आवाज उठाई और भारत की सरकार से कहा कि आज तक उन्होंने रविंद्र को कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया और ना ही उसके बारे में कोई जानता था। उस तक कोई दवाइयां भी नहीं पहुंचाई गई और ना ही उसकी जान बचाई गई, जबकि उसने इतने युद्धों में भारत के ना जाने कितने नौजवानों की जान बचाई है। जिसके बाद भारत की सरकार ने उसके परिवार को 500 रुपए हर महीने भिजवाने शुरू किए, जो कि बाद में बढ़कर 2000 रुपए हो गए। उसके घर वालों का कहना था कि अगर रविंद्र पकड़ा ना जाता तो आज वो पाकिस्तान आर्मी में ही एक सीनियर ऑफिसर होता और अंतिम सांस तक भारत तक जानकारी पहुंचाता रहता। इसके बाद भारत सरकार रविंद्र को नेशनल रिकॉग्निशन भी देने लगी और उसे ब्लैक टाइगर नाम से सम्मानित किया। वेल दोस्तों, तो ये थी हिंदुस्तान के ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की कहानी। और इस बार टाइगर पार्ट 3 की कहानी इस रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हो सकती है। आपको ये ज़बरदस्त कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।